अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी काइस्के टेस्ट की। हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स में काइस्के टेस्ट क्या होता है, ये कब यूज़ किया जाता है, इसकी जो दो टाइप्स हैं गुडनेस ऑफ फिट और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और एसोसिएशन काइस्के, ये क्या होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इनके लिहाज से किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसकी हाइपोथेसिस में, और दोनों जो टाइप्स हैं इनको हम डिटेल में विद एन एग्जाम्पल न्यूमेरिकल और स्टेप्स हम जो है डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे काई स्केयर टेस्ट को। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल काई स्केयर टेस्ट जो है इसको हम एक्स स्केयर से डिनोट करते हैं काई स्केयर को, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। वो वाले टेस्ट जिनकी कोई अजम्पशंस नहीं होती पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन में ये हो वो हो, तो वो हमारे क्या होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक होते हैं, ठीक है। और हमें पता कैसे चलता है कि अब हमने काई स्केयर टेस्ट करना है या नहीं करना है, तो वो डिपेंड करता है आपके डाटा पर। अगर आपका डाटा जो है उसमें जो वेरिएबल है वो नॉमिनल हो, और दूसरी चीज़ ये कि आपका डाटा जो हो वो स्कोर्स की फॉर्म में ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन स्कोर्स होते हैं, मार्क्स होते हैं पेपर्स के, वो सब नहीं हो। आपका डाटा जो हो फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में हो, काउंट की फॉर्म में हो, ठीक है। काउंटिंग की फॉर्म में हो, तादाद दी हुई कि ये स्कोर जो है इतने लोगों का है, ये स्कोर जो है वो इतने लोगों का, फॉर एग्जांपल इतने लोगों का ये स्कोर है, इतने लोगों का, इस तरह करके उन्होंने मतलब आपको स्कोर्स नहीं दिए हों, आपको काउंटिंग दी हो, फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में डाटा दिया हो, तो आपने क्या करना होता है, काई स्केयर करना होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इसकी टाइप्स आती हैं, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक गुडनेस ऑफ फिट होती है और एक काई स्केयर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस या एसोसिएशन होती है, ठीक है। जब हमारे जो डाटा है उसके अंदर एक वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, गुडनेस ऑफ फिट करते हैं, और अगर दो वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस या एसोसिएशन करते हैं, ठीक है। ये हम आगे एग्जाम्पल से देखते हैं तो हमें सही पता चलेगा। यहाँ पर आप देखें, हम पहले ये फर्स्ट टाइप जो है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, काई स्केयर गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है। अगर आप देखें तो ये जो आपको ब्लू मार्कर से डाटा नज़र आ रहा है, ये सिर्फ उन्होंने हमें दिया है, बाकी सब हमने खुद डिराइव किया। और एक ये बात वो हमें बता देंगे खुद, या फिर मतलब नहीं भी बताएंगे, लेकिन ये उन्होंने यहाँ पर हमें बता दिया कि n = 100, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिर्फ एक IV है। IV एक कौन सा है कि आप कौन सी थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, डिप्रेशन के स्कोर्स हैं अंदर, नहीं सॉरी डिप्रेशन के स्कोर्स नहीं है, ये है कि डिप्रेशन है और डिप्रेशन से कितने लोगों को ट्रीट किया गया है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिनको डिप्रेशन से ट्रीट किया गया है वो कौन से हैं, 20। और जिनको शिज़ोफ्रेनिया से ट्रीट किया गया है, सॉरी जो इंडिविजुअल्स जिनको वो है, ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है ना, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, GAD और PTSD, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये क्या है कि 20 लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन है, ठीक है। 8 लोग ऐसे हैं जिनको शिज़ोफ्रेनिया है, 32 ऐसे हैं जिनको GAD है, और 40 ऐसे हैं जिनको PTSD है। अब ये हमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और IV क्या है हमारा, यहाँ पर कह लेंगे आपका जो वेरिएबल है वो क्या है, एक ही वेरिएबल है हमारा यहाँ पर, और वो क्या कौन सा है कि कौन सा साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है। एक ही IV के साथ हम सिर्फ डील कर रहे हैं। तो अब ये हमारे पास क्या है, एक रॉ डाटा है, एक ऑब्जर्व मतलब जो गिवन डाटा है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी है हमारी, तो इसको हम कहते हैं FO मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, तो वो हमने करना होता है हमारा काई स्केयर, ठीक है। और काई स्केयर ये है, काई स्केयर का क्या फार्मूला है, सिग्मा F0 - FE होल स्केयर डिवाइडेड बाई FE, ठीक है। और ये F0 क्या है, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, और FE क्या होती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये अब हमने इस फार्मूला के लिए हम जो है वो स्टेप्स लेंगे कि हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें FE चाहिए, तो FE किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, FE जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, इसका फार्मूला होता है N/K, ठीक है। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास 40 + 20 60 और 60 70 80 90 और 100, ठीक है। आप इन सबको प्लस करें तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 100, ठीक है। तो 100/4, 4 क्या क्यों किया, K होता है नंबर ऑफ कंडीशन। तो आप देखें यहाँ पर कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 100/4 कर दिया, 25 आ गया हमारे पास। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का क्या आंसर आ गया, 25, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, हर किसी की अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है उसमें से उसको माइनस करना है वैल्यू को, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास थी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 20 थी ना, इसमें से अब आपने F0 - FE करना है, तो एक्सपेक्टेड आई है 25, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 20 - 25, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह ये हमने यहाँ पर सबकी एक्सपेक्टेड लिख दी, ठीक है। ये FE हमने लिख के सबकी यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिख दी। एक्सपेक्टेड एक ही आ रही है सबकी, N/K करके 100/4 हमने किया, 25 आ गया, सबकी हमने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में माइनस करना है, 20 और 25 को माइनस किया, -5, 8 और 25 को माइनस किया, -17 आ गया, ठीक है। 32 और 25 को माइनस किया तो 7 आ गया, 40 और 25 को माइनस किया तो 15 आ गया,
ठीक हो गया। ये एफ ओ माइनस एफ ई, हमने इन वैल्यूज़ को और इन वैल्यूज़ को आपस में माइनस किया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका स्केयर ले लेना है। स्केयर लेने से आपकी जो नेगेटिव साइंस है वो भी खत्म हो जाएंगे। 5 5 से 25, 17 17 जार 289 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाय एफ ई करना है। एफ ई हमारा 25 था, तो ये जो भी आंसर है इन सबको आपने डिवाइडेड बाय 25 कर देना। ये हमारे आंसर आ गए। इन सबको आपने प्लस कर लिया यहाँ पर, हाँ जी, ये सबको आपने प्लस कर लिया, सिग्मा ले लिया इस होल इक्वेशन का, तो ये हमारे पास आ गई, इसका आंसर आ गया 23.52। ठीक है, और यही हमारा क्या है, एक्स स्केयर काई स्केयर का फॉर्मूला है। ठीक हो गया, और ये हमारा आंसर आ गया काई स्केयर का 23.52। ठीक है, यहाँ तक हमने हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेकिन अब रहते हैं हमारे स्टेप्स हाइपोथेसिस के। तो काई स्केयर में हमारे पास हाइपोथेसिस जो है वो एच नॉट क्या होगी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइकेट्रिक पॉपुलेशन, मतलब कि सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारी पॉपुलेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिप्रेशन, शिजोफ्रेनिया, जीएडी, पीटीएसडी, सब में जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेम है, मतलब इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो ये कहना चाह रही है नल हाइपोथेसिस के सब में सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेट कहेगी कि नहीं, सब डिफरेंट हैं। ठीक है, और ये टू टेल्ड होगी हमारे पास हमेशा। अब अल्फा और सीवी की बात करें तो अल्फा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, वो उन्होंने दिया हुआ है 0.05। ठीक है, वो डी एफ जो है वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास काई स्केयर का टेबल है और काई स्केयर टेबल में सिर्फ एक डी एफ चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर डी एफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एफ टेबल वाले सीन होते थे तो हम 2 दफ़ा डी एफ फाइंड आउट करते थे, यहाँ पर सिंपल सिर्फ एक डी एफ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमारे पास डी एफ का फॉर्मूला है k-1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास k-1 और 4-1 इसका आंसर आया, क्योंकि 4 जो है हमारी नंबर ऑफ कंडीशन है, k जो है नंबर ऑफ कंडीशन होता है, तो आंसर आ गया 3। अब आपका डी क्या है 3 और अल्फा क्या है 0.05 और वो क्या है टू टेल्ड। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, अल्फा हमारा क्या है 0.05 है और डी क्या है हमारा 3 है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू बन रही है 7.81। ठीक है, ये आगे हमारी वैल्यू 7.81। तो चूंकि ये टू टेल्ड था तो इसलिए हमने साथ प्लस माइनस भी लगा दिया। ठीक है, जब टू टेल्ड होती है तो प्लस माइनस लगा देते हैं हम क्रिटिकल वैल्यू के साथ। उसके बाद रिजल्ट में देखें तो हमारा काई स्क्वायर का जो आंसर आया था वही हमने यहाँ लिख दिया 23.52। ठीक है, पीटीसीएन में हम क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ हमने ये बना लिया, 7.81 हमारी क्रिटिकल वैल्यू थी, तो हमने इधर भी प्लस 7.8 और इधर भी माइनस 7.8 लिख दिया। हमने एरियाज को शेड कर दिया। अगर वैल्यू शेडेड एरिया में आएगी तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी, वाला रीजन जो होता है एक्सेप्टेंस होता है, अगर यहाँ आए तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, नल हाइपोथेसिस। तो आप देखें तो हमारा ये जो वैल्यू है क्या है 23.52। तो ये कहाँ पर आ रही है, ये 7 है तो यहाँ 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, सो ऑन। यहाँ पर हमारा आएगा 23.52। तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, शेडेड एरिया में, और शेडेड एरिया में अगर आए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो नल रिजेक्ट हो गई और ऑल्टरनेट ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाती है जब नल रिजेक्ट हो जाती है। ठीक हो गया, तो इससे क्या हुआ कि हमारा सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है कि मतलब इन सब में डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं सारे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में। ये हो गया हमारी एक टाइप गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, बहुत सिंपल टाइप है, आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वन हमारी होती है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट और एसोसिएशन। ठीक है, इसमें हम ये चेक कर रहे होते हैं कि हमारे जो आईवी हैं, जो हम बात कर चुके हैं कि काई स्क्वायर ये वाली जो टाइप होती है इसमें आईवी जो है वो 2 होते हैं, एक नहीं होता। तो यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि वो दोनों आईवी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कोई लिंक बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं, हमारे पास देखें यहाँ पर उन्होंने 2 हमें आईवी दी, एक 2 वेरिएबल्स हैं। एक आप देखें तो ये काम हो रहा है हमारा, मतलब आप इसमें आईवी से बात नहीं करेंगे, इसमें जस्ट हम वेरिएबल की बात करें। अब ये मैटर नहीं करता आईवी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 2 वेरिएबल हैं, एक ये कि आप थेरेपी कौन सी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि आपका जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है वो कौन सा है। ठीक हो गया, और फिर ये अंदर फ्रिक्वेंसीज हैं कि इस साइकेट्रिक प्रॉब्लम वाले जो लोग थे उनको सीबीटी से ट्रीट किया गया, डिप्रेशन वाले जो थे वो 20 डिप्रेशन वालों को सीबीटी से ट्रीट किया गया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो 12 जो थे जीएडी वाले उनको ड्रग से ट्रीट किया गया। ये सब जो है हमें वैल्यूज़ ये बात बता रहे हैं। ठीक है, ये जो मार्कर से आपको ब्लू मार्कर से नज़र आ रही हैं ये हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी, बाकी हमने सब कुछ खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम उसमें हमने एफ नॉट के बाद एफ ई फाइंड आउट किया एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, तो वो यहाँ पर भी हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे आई वी ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें एन कैसे पता चलेगा, आप ये सारी रोज़ को प्लस कर लें।
ठीक है, या तो अगर एन उन्होंने दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो खुद फाइंड आउट कर लें। किस तरह करेंगे, ये 20 + 8 + 32 + 40 ये हमारे पास फर्स्ट रो होती है और ये हमारी सेकंड रो है। ठीक है, तो ये FR1 मतलब ये पहली फ्रीक्वेंसी, पहली रो का ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 100 आ रही है। इन चारों को प्लस करके इनको भी आपने प्लस किया तो 100 आ गया। ठीक है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर। फिर हमने यहाँ पर कॉलम का भी इसी तरह से ले लेना है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है तो हमने 20 + 30 किया। ठीक है, 8 + 42 किया, 50 आ गया। इसी तरह 32 + 12 किया तो 44 आ गया। 40 + 15 किया तो 56 आ गया। इसी तरह हमने FR1 के मतलब सारी हमने रोज़ के भी प्लस ले लिए और इधर भी। अब एन के लिए या तो आप इन दोनों को प्लस कर लें या फिर आप इन सारों को प्लस कर लें। ठीक है, या फिर सिंपल एन फाइंड आउट करने के लिए आप ये सारों को प्लस कर लें तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये FR और FC जो है ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सिंपली आप इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारा आंसर आ गया, एन का क्या है 200। ठीक हो गया। अब कॉलम में ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स जो वर्टिकल की फॉर्म में होते हैं तो उसमें हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, साइकोलॉजिकल इशू का मतलब कौन सा इशू है उनको। ठीक है, तो वो C1 C2 C3 और C4 से हो रहा है। ये C1 ये C2 ये C3 और ये C4। ठीक है, इसलिए हमने FC1 लिखा कि कॉलम 1 और ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 की फ्रीक्वेंसी है और ये कॉलम 4 की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये रो 1 की फ्रीक्वेंसी है, ये रो 2 की फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आपने FE कैसे फाइंड आउट करना है अब। ठीक है, तो FE के लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है FC × FR / N। ठीक है, अब FE1 देखें आप, ये हमारे पास क्या है, इसको हम ये देखें, कंसीडर करें ये हमारे पास 1 है। ठीक है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। ठीक है, ये 4th वन है और इसी तरह ये 5th सेल है, ये हमारे पास 6th सेल है, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, अब हमने इनके साथ डील करना है। तो आप पहले F में देखें, ये वाला पहला जो हमारा सेल है तो इसमें ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, F रो 1 है। रो 1 के अंदर ये आ रहा है और साथ में ये C1 के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है FC/FR। तो FE1 के लिए हम क्या करेंगे, FC1 × FR1 / N। ठीक है, N वही जो 200 है। तो FC1 × FR1 / N ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो FC1 अब हमारे पास क्या है 50। ठीक है, और FR1 क्या है 100। तो हमने इनको पुट कर दिया 50 × 100 और N क्या है 200। तो हमारा आंसर आ गया 25। ठीक हो गया। इसी तरह FE2 के लिए देखें तो FE2 क्या है हमारे पास, ये वाला सेल है तो इसके अंदर अब क्या है FC2 आ रहा है। ठीक है, ये FC2 कॉलम के अंदर है ना, तो ये FC2 आ जाएगा और साथ में FR1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपने कर, इसी तरह से अगर आप थर्ड देखें तो वो भी इसी तरह से FC3 होगा, फिर FR1 होगा। अगर 40 इसकी बात करें तो ये FC4 होगा और FR1। सबसे पहले आप क्या करें कि फार्मूला लिख दें सबका। ठीक है, FE लिख दिया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जहाँ पर 1 2 3 4 5 आ रहा है तो FC में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 आ जाएगा और FR पहले जितने आपके टोटल हैं, आप देखें यहाँ पर हमारे 4 है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले आपने FR1 के साथ डील कर लेना है, FR1 क्योंकि R हमारे सिर्फ 2 ही हैं। तो पहले FR1 आ गया 4 वैल्यूज़ में और अगली 4 वैल्यूज़ में FR2 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये देखें नीचे वाली वैल्यू में, अगर ये देखें अब हमने ये शिज़ोफ्रेनिया वाली कैसे फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास FC2 है। ये अगर इस सेल की हम बात करें सेल 6 की तो ये FC2 है। ठीक है, और साथ में रो कौन सी है FR2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या बनेगा, हमारी फॉर्मूला क्या बनेगा, FC2 × FR2 / N। ठीक है, 50 × 100 / 200। ठीक है, तो ये आप देखें हमारा ये बन गया फार्मूला। ये हमने FE फाइंड आउट कर ली। अब हर किसी की FE जो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, आप देखें कि सेल 1 की हमारी क्या आई थी 25। तो ये हमने इस तरह हैशटैग करके यहाँ पर बार लगा के हमने साथ में 25 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह FE2 की भी हमने ये 8 के साथ लिख दी, ये इसकी थी। और 32 की हमारे पास 22 आई थी जब हमने FC3 और FR1 को मल्टीप्लाई किया था। तो ये हमने 22 यहाँ लिख दिया। अब ये 40 ये 28 आई, ये किस तरह से हमने FC4 को 56 को और 100 को मल्टीप्लाई किया तो ये 28 आ गई। इसी तरह से ऑन हमने सारी यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी लिख दी। ये हमारे पास FE8 तक मतलब 8 सेल तक आ गई। ठीक है, उसके बाद आप देखें या इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट पहले जितनी आपके पास F0 की उन्होंने वैल्यूज़, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ होती हैं ऑब्जर्व वाली F0 होती हैं ना, तो ये आप सिंपली उनको इस तरह टेबल में लिखें, इस तरह कॉलम लिखें और ये हमारे पास उसके बाद जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आती जा रही है वो सबके हमने सामने लिख दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि इन दोनों को हमने माइनस करना है क्योंकि हमारा chi² का फॉर्मूला है, उसके लिए हमें इन दोनों को माइनस करना है। 20 - 25 = -5, 8 - 25 = -17, 32 - 22 = 10 एंड सो ऑन।
ठीक है। ये रो 1 वाले आ गए हैं, ये रो 2 वाले आ गए। फिर हमने इनका स्केयर ले लिया है और उसके बाद हमने इनको डिवाइडेड बाय एफ ई कर दिया। अब आप देखें ये हमारे पास एफ नॉट माइनस एफ ई स्केयर का आंसर क्या था 25, ठीक है। और इसी रो में आपने देखना है कि हमारी एफ ई की क्या है 25, तो 25/25 कर दिया, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है 289 और एफ ई क्या है 25, तो डिवाइडेड बाय 25 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें इसका आंसर क्या है 100 और एफ ई की वैल्यू क्या है 22, ठीक है। अब हमने डिवाइडेड बाय 22 किया, ठीक है। जो जिसकी एफ ई की वैल्यू आ रही है वही वैल्यू उसके साथ आपने उसको डिवाइड कर देना है और हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर देखें जैसे हमारा 144 था और एफ ई हमने क्या ली 28, तो 144 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 5.14, ठीक है। अब आपने ये सारी जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं इन सबको हमने प्लस कर दिया, ठीक है। सिग्मा ले लिया तो हमारा आंसर आया 44.36, जो कि हमारा एक्चुअली क्या है काई स्क्वायर का आंसर है। 44.36 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास हाइपोथेसिस के स्टेप्स आते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करें कि एक दूसरे के साथ डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी हाइपोथेसिस भी क्या होगी कि जो भी दोनों वेरिएबल्स हैं, नल हाइपोथेसिस ये कहेगी कि दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, अल्टरनेट कहेगी कि दोनों डिपेंडेंट है, ठीक है। तो नल कहेगी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और ट्रीटमेंट मोड्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कि मतलब ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से जो हमने कहा था कि डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रेनिया एंड सो ऑन, और ट्रीटमेंट मोड्स ये कि उन पर सीबीटी अप्लाई की जा रही है या ड्रग थेरेपी दी जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है ये देखें हमारे पास सीबीटी है और ड्रग थेरेपी है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, ये हमारे पास नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बन गई। फिर सेकंड स्टेप होता है अल्फा और सीवी का। अल्फा क्वेश्चन में गिवन था 0.05 और यहाँ पर डीएफ का थोड़ा सा डिफरेंट काम है क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ गए, तो डीएफ हमारा क्या होता है C-1 मल्टीप्लाई बाय R-1, ठीक है। तो सी क्या है कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स आप देखें तो हमारे यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं 1, कहाँ पर गए हमारे कॉलम्स, ये रहे आपके 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास 4 कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4, तो वो क्या हो जाएगा 4-1, और नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो 2-1, ये दो हमारे पास रोज हैं, ये 2 रोज हैं हमारी, ठीक है। और ये हमारे 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, कॉलम C-1 के लिए 4-1 कर दिया और रो के लिए 2-1 कर दिया। इनको हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 3, ठीक है। तो DF की वैल्यू आ गई 3 और अल्फा क्या था 0.05, ये DF 3 और अल्फा 0.05, आंसर आ गया 7.81, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर 7.81। रिजल्ट आ गया हमारा थर्ड स्टेप, इसमें हमने काई स्क्वायर का आंसर लिख देना जो कि क्या था 44.36। फोर्थ स्टेप होता है डिसीजन। अब आपने उसी तरह से ग्राफ ड्रा करना है, तो हमने देखा कि हमारी जो ये 7.81 आ रहा है क्रिटिकल वैल्यू, तो हमने इसलिए उसको यहाँ पर लिख दिया। इसके जो राइट और लेफ्ट साइड्स होती हैं हमने उनको शेड कर दिया। 44.36 देखें तो यहाँ पर लाई करें क्योंकि ये 7 है तो ये 8 9 10 एंड फिर आएगा हमारे पास कहीं जाके 44.36, ठीक है। तो वो रिजेक्शन रीजन में लाई करें, मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई और ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गई है, ठीक हो गया। मतलब आपकी फाइंडिंग्स क्या है सिग्निफिकेंट आ गई हैं, आपका जो रिसर्च है वो ठीक है। अब इसमें डिस्कशन हम किस तरह से बताएंगे कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, तो वो हम बताएंगे किस बात से कि सीबीटी कौन सी थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव है किसके लिए, ये बात हमने बतानी है, ठीक है। तो आप देखें कि हमारे पास जो सीबीटी है, सीबीटी से ये तो बात ठीक होगी कि ये दोनों जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन आप देखें तो सीबीटी से जो है वो किस डिप्रेशन को सबसे ज़्यादा ट्रीट किया गया है, तो ये हमारे पास आप देखें कि जो पीटीएसडी वाला डिसऑर्डर है उसको उसमें ज़्यादा पर्सनस को सीबीटी से ट्रीट किया गया, 40 सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पीटीएसडी है इससे ड्रग वालों को बहुत कम, मतलब ड्रग थेरेपी से बहुत कम लोगों को ट्रीट किया गया है। पीटीएसडी वाले जो भी डिसऑर्डर के पेशेंट थे उनको ज़्यादातर सीबीटी से ट्रीट किया गया, ड्रग से बहुत कम किया गया। तो डिस्कशन ये निकली कि जो सीबीटी है वो पीटीएसडी के लिए मोर इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द ड्रग के लिए, मतलब ड्रग इसके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी सीबीटी इफेक्टिव है, ठीक हो गया। एक ये बात होगी। अब दूसरी बात हम करते हैं कि ड्रग किसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप देखें शिज़ोफ्रेनिया, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू है ड्रग की, इसमें 30 है, इसमें 12 है, इसमें 15, ये 42 सबसे हाईएस्ट है। तो मतलब ये वाली जो ड्रग वाली ये वाली जो है वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब क्या है कि शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए ज़्यादा बेहतर क्या है ड्रग थेरेपी एज़ कम्पेयर टू सीबीटी, क्योंकि सीबीटी से शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को कम ट्रीट किया गया है, ठीक है। मतलब देखें ये हमें ये बता रहे हैं ना कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को ट्रीट किया गया इसके साथ, ठीक है। तो शिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में से सिर्फ 8 को सीबीटी से ट्रीट किया गया, बाकी 42 को ड्रग थेरेपी से ट्रीट किया गया। मतलब ड्रग थेरेपी शिज़ोफ्रेनिया के लिए ज़्यादा एक्टिव है, सॉरी शिज़ोफ्रेनिया के लिए ड्रग थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द सीबीटी, ठीक है। और पीटीएसडी के लिए सीबीटी ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द ड्रग थेरेपी। ये चीज़ हमने सारी ये बात लिख देनी है किसमें, हमारी डिस्कशन में, ठीक हो गया। ये सब कुछ हमने लिख दिया।
दैट इज़ ऑल अबाउट द काई स्केयर एंड इट्स टाइप्स। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।